नमस्कार। आज की क्लास में हम संविधान सभा का दूसरे पार्ट या दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर पहला हम कल की क्लास में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम संविधान सभा की जो विभिन्न कमेटियाँ थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान जब बनाया गया इस देश का तो इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया कि ये कमेटी इससे रिलेटेड काम करेगी, इससे रिलेटेड जो भी अध्ययन करना है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हमें संविधान में जोड़नी है उनका विश्लेषण पर्टिकुलर कमेटी करेगी। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो संविधान का जब कार्य विधिवत रूप से शुरू हुआ तो उस टाइम संविधान से जुड़े हुए सूक्ष्म पहलुओं पर विचार करने के लिए 15 समितियां गठित की गई थी। टोटल कितनी 15 समितियां गठित की गई थी संविधान सभा में। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं वो इस प्रकार थी, जैसा कि आप देख रहे हो। पहली समिति थी संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। दूसरी जो समिति थी वो थी, मैंने नीचे लिख दिया, ये आप देख लेना एक बार, वो थी संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी। इसके अध्यक्ष भी पंडित नेहरू थे। तीसरी जो कमेटी थी वो थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की समिति, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी एंड ट्राइबल्स कमेटी भी इसका नाम था। ट्राइबल्स कमेटी भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। चौथी जो कमेटी थी प्रमुख वो थी कार्य संचालन कमेटी। इस कमेटी में 3 मेंबर थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे। दूसरे जो 2 प्रमुख सदस्य थे वो थे गोपाल स्वामी अयंगर और विश्वनाथ दास। नेक्स्ट जो कमेटी थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति। ये सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और लास्ट जो मुख्य समिति थी वो प्रारूप कमेटी थी। इसमें 7 सदस्य थे। ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी और भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने व उस पर विचार करने के लिए 7 समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान प्राप्ति के तुरंत बाद 29 अगस्त 1947 को। डेट याद रखना, 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और जो सर CN राव थे वो कि संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ये संविधान की प्रमुख समितियां थी। एक कमेटी थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मुख्य कमेटियां संविधान। अब हम देखते हैं कि संविधान का प्रारूप था, उस पर वाद विवाद और क्या हुआ और उस पर अंतिम स्वीकृति किस रूप में बन पाई उसके बारे में हम देखेंगे। तो 21 फरवरी 1948 को जब प्रारूप तैयार हो गया और उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रकाशित की तो उसमें टोटल 315 अनुच्छेद थे। बाद में उसमें चेंजेस भी हुआ, फाइनल वो आया, हम बाद में देखेंगे कितने बने। और 8 अनुसूचियाँ थी। इनको फाइनल रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके बाद इस कमेटी ने बोला कि संविधान सभा के सदस्यों, प्रांतीय जो विधानमंडल थी उनको और भारत की जनता को प्रारूप समिति पर विचार करने के लिए 8 महीने का टाइम दिया था, लगभग 8 महीने का टाइम दिया था। और उनसे प्राप्त सुझाव के परिप्रेक्ष्य में संविधान का दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को तैयार किया था। और इस संशोधित प्रारूप के 3 रीडिंग हुई थी संविधान में। पहली रीडिंग हुई, वो वाचन हुआ था 4 नवंबर को, जो 9 नवंबर तक 5 दिन तक चला। दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और इस दौरान संविधान के विभिन्न प्रारूपों पर और अनुच्छेदों पर गहन विचार विमर्श किया गया था। और इस 2 रीडिंग के तहत टोटल 7,635 अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए थे, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 2,473 पर विचार विमर्श किया गया था। क्योंकि संविधान सभा के पास टाइम कम था तो इतने संशोधनों पर विचार करना संभव नहीं था। तो मुख्य जो संशोधन थे उन पर अपने विचार तैयार किए इसने। और जब फाइनल 2473 पर विचार प्रारंभ हो गया तो उसके बाद 3rd रीडिंग हुई संविधान की, वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुई और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है ये। और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और सब सदस्यों ने संविधान सभा के जो प्रारूप का था संविधान का उस पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार एक भारत का संप्रभु भारत का एक संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया।
और संविधान की 4 व्यवस्थाएं, जिसमें अंतरिम संसद, जो संविधान सभा थी उसको अंतरिम संसद का रूप दिया गया था, वह नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान, चुनाव से जुड़े हुए प्रावधान और संविधान के अस्थायी प्रावधान, टेम्परेरी प्रोविजन, जो आर्टिकल 20 में है, आपके भाग 20 में है, उनको उसी दिन से लागू कर दिया गया था और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार की आवाज संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा और इसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो ये संविधान सभा ने मुख्य काम किया था। तो अब हम देखते हैं कि जो अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का, तो इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था और भारत के संविधान को पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उस दिन को इसलिए चुना गया, 26 जनवरी को इंपॉर्टेंट डेट थी, क्योंकि संविधान निर्माता भारत के प्रथम पूर्ण स्वराज्य जो 26 जनवरी 1930 को था, उसकी स्मृति को संजोए रखना चाहते थे भारतीय जनमानस की जनता में। तो ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दिसंबर 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो ये संविधान की कार्रवाई इस प्रकार चली थी। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा ने और दूसरे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे। इन जिम्मेदारी के अतिरिक्त भी कुछ ऐतिहासिक महत्व के कार्य किए थे। उसमें पहला काम था कि 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम था वो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। तीसरा इंपॉर्टेंट काम मई 1949 में इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया। राष्ट्रमंडल एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उस टाइम, उन उपनिवेशों का एक संगठन है। वो एक औपनिवेशिक सूचक नहीं है, क्योंकि हर देश इसमें अपनी भाग लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं, दिल्ली में हुए थे जैसे 2010 में। तो ये एक इसकी सदस्यता को भी स्वीकार किया। नेक्स्ट जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, इसमें उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना था। ये संविधान सभा ने दूसरे प्रमुख काम किए थे। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा ने जो काम किया था उनके सामने क्या क्या चुनौतियां पैदा हुई थी, उपस्थित हुई थी। संविधान सभा जिन ऐतिहासिक दायित्वों का निर्वाह कर रही थी, तो उनकी पूर्ति करना एक दुष्कर काम था और चुनौतीपूर्ण भी था। तो उन चुनौतियों को हम उस इस संदर्भ में समझकर संविधान सभा के महत्व को समझ सकते हैं। तो ये चुनौतियाँ क्या थी, इसके बारे में हम देखते हैं क्रम से। सबसे पहली चुनौती क्या थी कि संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं और हितों में सामंजस्य साधने की चुनौती थी। क्योंकि संविधान सभा में क्या कई विचारधाराएं, गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद और उदारवाद के समर्थक शामिल थे और सभी अपने अपने दृष्टिकोण को संविधान में प्रमुख भूमिका में रखना चाहते थे। तो इसलिए उनमें टकराव होना स्वाभाविक था। जहाँ एक तरफ क्या गांधीवादी विचारधारा के लोग क्या कहते थे कि परंपरागत मान्यताओं में विकेंद्रीकरण पर बल दे रहे थे। विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायतों पर ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए, इस पर। वहीं दूसरी ओर नेहरू और उनके समर्थक समाजवाद पर अत्यधिक बल दे रहे थे। तो इनमें सामंजस्य साधने की चुनौती। दूसरी प्रमुख चुनौती ये थी कि विकास का उचित मार्ग क्या चुने हम। तो इसमें दो कंसेप्ट आए हुए कि एक तो मार्क्सवाद और समाजवादी विचार क्या करते थे, जो उस टाइम का सोवियत संघ था उसके विकास की जो उन्होंने मार्ग चुना उसकी वकालत कर रहे थे। दूसरी ओर गांधीवादी विचारक थे, वो ग्राम स्वराज पर बल देते हुए भारी औद्योगिकीकरण के विरोध में खड़े थे कि ग्राम को आत्मनिर्भर बनाया जाए, औद्योगिकीकरण नहीं किया जाए। वहीं एक तीसरा वर्ग ऐसा भी था जो अमेरिका और इंग्लैंड की पूंजीवादी व्यवस्था और मुक्त बाजार की आधारित आर्थिक प्रणाली का अनुकरण करने का इच्छुक था। तो तीनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया बाद। तीसरी जो चुनौती थी वो थी कि अल्पसंख्यक थे जो थे हमारे देश में, माइनॉरिटीज, उनको राष्ट्र के विकास धारा में कैसे जोड़ा जाए। तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत में एक तरीके से गहरे तौर पर सांप्रदायिकता महसूस की गई थी और अल्पसंख्यकों के मन में ये भय था कि भारत का बहुसंख्यक समाज उनके साथ कैसा बिहेव करेगा। तो इसलिए संविधान सभा के सामने भी एक चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाए कि अल्पसंख्यक राष्ट्र की मुख्य धारा में सहजतापूर्ण जुड़ सके।
और जो सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती थी हमारे संविधान सभा के सामने, अंग्रेजों ने अपने हितों को साधने के लिए किया, जो सांप्रदायिकता के बीज बोए थे और उसका परिणाम क्या आया, पृथक पाकिस्तान की मांग के रूप में खतरनाक परिणाम आया। तो आज़ादी के समय देश के विभिन्न भागों में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो संविधान सभा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी जो धार्मिक सद्भावनाओं पर आधारित हो और उनकी स्थापना करने में सक्षम हो, देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखे, कम्युनल हार्मोनी और रिलीजियस हार्मोनी। नेक्स्ट जो चुनौती थी वो थी राष्ट्र की एकता और अखंडता की। जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ उस समय हमारे देश में लगभग 600 के आसपास देशी रियासतें थी जिनमें स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, और ये खतरा लगातार बना हुआ था हमारे संविधान के सामने, सभा के सामने, कि कहीं अंग्रेज भारत से जाते समय भारत के टुकड़े ना कर दे। और कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की उससे स्थिति को और बिगाड़ दिया था, क्योंकि इसमें रियासतों को भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्र रहने का विकल्प भी दिया गया था कैबिनेट में। इसलिए संविधान सभा के सामने एक ऐसी सक्षम चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाए कि इन देशी रियासतों को भी भारत संघ का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो ये प्रमुख चुनौतियाँ थी। नेक्स्ट जो चुनौती थी वो ये थी कि लोकतंत्र का हम कौन सा मॉडल को स्वीकार करें, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल मॉडल। तो कुछ नेताओं की इच्छा थी कि अध्यक्ष प्रणाली को लागू करने की, क्योंकि देश को तीव्र आर्थिक विकास और एकता के लिए ज़्यादा उचित जान पड़ता था। वहीं दूसरी ओर अधिकांश लोग संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश शासन के अनुभव जो हमारे देश में एक्ट के थ्रू ब्रिटिश लोगों ने की, तो उनमें संसदीय प्रणाली के सहजता से परिचय मिल चुका था भारतीयों को, तो इनमें चाहते थे कि यही प्रणाली लागू रहे, भारतीय इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए। वहीं गांधीवादी विचार के मानते थे समर्थक कि दोनों ही व्यवस्था को खारिज करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाए कि पंचायती स्तर की संस्थाएं अपने ऊपर की विधायकों का चयन करें और इस प्रकार ये व्यवस्था केंद्र तक पहुंचे। विकेंद्रीकरण के समर्थक में थे, नीचे से सक्षम किया जाए और ऊपर तक मॉडल, वो आधार नीचे और ऊपर शिखर, इस प्रकार का। और जो अंतिम 7वीं चुनौती थी वो ये थी, नेक्स्ट फाइनल चुनौती थी कि संविधान की प्रकृति कैसी हो, केंद्रीकरण की हो या विकेंद्रीकरण की। केंद्रीकरण अर्थात शक्तियाँ सब सेंटर के पास हो, विकेंद्रीकरण ये कि शक्तियाँ का विकेंद्रित किया हो, ग्राम पंचायतों के पास ज़्यादा शक्तियाँ हो। तो गांधीवादी दर्शन के ज़्यादा समर्थक विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे और गाँवों को राजनीतिक सत्ता के केंद्र बनाने के पक्ष में थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू और अंबेडकर गाँवों का राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि शक्तिशाली केंद्रीय शासन ही राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर सकता है, अगर हमने छोटी छोटी शक्तियाँ देते कि कहीं विखंडन को बढ़ावा ना दे ले। इसलिए अंबेडकर और नेहरू ने बोला कि नहीं, केंद्रीयकरण की व्यवस्था को हम दोनों को रूप में संयोग करके जोड़ेंगे, सामंजस्य स्थापित करके जोड़ेंगे। तो इन चुनौतियों के अलावा भी संविधान सभा के समक्ष कई और चुनौती छोटी बड़ी, कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता करे या जो अभी अप्रत्यक्ष रीति वैसे करे, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन बनाया जाए या नहीं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में, इस प्रकार की बहुत सी चुनौतियां संविधान सभा के सामने थी। तो इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया गया संविधान सभा में, इसको भी हमें जानना जरूरी है अगर हम संविधान को पढ़ते हैं। तो संविधान सभा ने इन चुनौतियों का सामना अत्यधिक मैच्योरिटी के साथ किया था, परिपक्वता के साथ किया था, और इनका समाधान करने के लिए 2 नीतियां अपनाई संविधान सभा ने। एक तो सर्वसम्मति से निर्णय और दूसरा समायोजन का सिद्धांत। सर्वसम्मति से निर्णय का क्या मतलब है कि जहाँ तक संभव हो संविधान में ही ऐसे प्रावधान शामिल कर लिए जाए जिन पर संविधान सभा के सदस्य सहमत हो, तो ये सर्वसम्मति के मुद्दा था। दूसरा था समायोजन का सिद्धांत। तो ये था कि ऐसे 2 सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करें जिन्हें परस्पर विरोधी समझा जाता हो। तो इसका लाभ यह होगा कि जिन प्रश्नों का संविधान सभा में गहरे मतभेद उत्पन्न हुए हैं उनके बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। तो ये दृष्टिकोण बहुत से प्रावधानों हमें नजर आता है, जैसे संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच, गणतंत्र व्यवस्था